आज का टॉपिक है हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बहुत सारे टाइप्स के हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो मतलब डिपेंड होता है कि करता है कि किस लेवल का काम है, किस स्केल का काम है और किस टाइप का काम है उनके ऊपर। तो सबसे पहला आता है हमारा लमसम या फिर फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जिसको हम। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको ओनर को या फिर जो भी क्लाइंट है उसको बताना होता है कि मैं इतनी कॉस्ट के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है, जो वो प्रोजेक्ट होता है ना, वो जनरली जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो लमसम टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसकी जो स्कोप ऑफ वर्क है जो वेल डिफाइंड होता है, मतलब कि इसमें हम हर एक चीज बता के रखते हैं कि आपका ये काम है, इस टाइप का काम है, इस एरिया में काम है, ऐसा काम है। और क्या बोलते हैं, इसमें ये मटेरियल्स हुआ, इतनी क्वांटिटीज नहीं बताई जाती बट इसके अंदर ये काम होगा और सारा आपको उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट करना है पूरा। इसके अंदर जनरली डिजाइन का पार्ट जो होता है वो नहीं आता लमसम में, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर डिजाइन का पार्ट भी आ जाता है। तो उसकी भी एक अलग से कॉस्ट होती है बट वो इंक्लूडिंग जो जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाती है टोटल कॉस्ट के अंदर, जो हम लमसम कॉस्ट के जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जनरली जो लॉस होने का जो चांसेस होते हैं वो एक ही टाइप का लॉस हो सकता है कि अगर प्रोजेक्ट ज्यादा लंबा है, 1 साल 2 साल तक का अगर कोई प्रोजेक्ट है और जो मटेरियल कॉस्ट है या फिर लेबर कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई या फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई, या फिर क्वांटिटीज है जो हमने इवेल्युएट करी बिफोर लेने से पहले, जो काम लेने से पहले हमने एस्टिमेट बनाया अपना कि ये हमारा एस्टिमेट बनेगा। बट जो हम जब काम करने टाइम हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स आ गए कि या फिर हर्डल्स आ गए हमारे पास, जिसकी वजह से जो उसकी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको लॉस होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत सिंपल प्रोजेक्ट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अंदर जनरली ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेंटेनेंस हो गया, रिनोवेशन हो गया, या फिर आपका अपग्रेडेशन वर्क हो गया, वही बहुत छोटे छोटे बिल्डिंग्स बनाने हैं, बहुत छोटे काम, रोड्स के छोटे काम होते हैं, स्ट्रीट रोड्स हो गए। तो इस टाइप के काम होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, आपको हर एक आइटम डिफाइंड किया होता है कि आपको ये कंक्रीट है, जैसे क्या बोलते हैं M30 कंक्रीट है तो M30 लेनी है, इतनी क्वांटिटी है। M20 लेनी है, इतनी क्वांटिटी है। आपको उसकी स्पेसिफिकेशन बताई हुई होती है कि आपको इतना सीमेंट लेना है, इतना एग्रीगेट लेना है, इतना एडमिक्सचर लेना है, या फिर इतना वाटर है। सब चीजें आपको डिफाइंड होती है, उसमें लेबर भी डिफाइंड होती है, उसमें हर एक चीज डिफाइंड होती है। आइटम रेट के अंदर क्या होता है कि जो ओनर होता है वो क्या बोलता है अपना डिजाइन पार्ट भी करके देता है पूरा, कि उनको बताता है आप इसके अंदर जो आइटम रेट होता है इसके अंदर हम डिजाइनिंग नहीं कर सकते, ना ही डिजाइन चेंज कर सकते। जैसा ओनर बोलता है, जैसा क्लाइंट बोलता है, उस हिसाब से हमारे को सारा काम करना पड़ता है, उसके उसके बिहाफ पे हमारे को सारा काम करना पड़ता है जैसे जैसे होता है। इसके अंदर बस एक ही चीज का ड्रॉबैक रहता है कि ये जो काम होता है इसके अंदर जो क्वांटिटीज होती है वो वेरी कर सकती है। कि जो आइटम रेट में हमने क्वांटिटीज जो निकाली वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो वो कुछ लमसम बेसिस पे ही निकाली हुई होती है आइटम रेट, जो क्वांटिटीज होती है वो। तो इसके अंदर जो लॉसेस के चांसेस होते हैं वो ओनर के ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें आइटम जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आइटम के हिसाब से पैसे लेता है कि इस आइटम की इतनी क्वांटिटीज हो गई, उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा उसका। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जनरली बहुत कम यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर यूज भी किए जाते हैं तो छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज किए जाते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स में, लार्ज स्केल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें नहीं यूज किए जाते। जो कॉस्ट प्लस प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कॉस्ट प्लस प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो एक ओनर होता है, ओनर और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जिसने उन जो ओनर ने सेलेक्ट किया कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करने के भी वेरियस मल्टीपल वो हो सकते हैं। कि इसमें जनरली क्या होता है कि आपको बता दिया जाता है कि या तो मैं इतना चार्ज करूंगा, ये काम करूंगा लेकिन चार्ज इतना करूंगा, या फिर वो अपना प्रॉफिट बता देता है कि आपका टोटल वर्क काम जो भी होगा, जितने भी अमाउंट का होगा उस अमाउंट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैंने 8% लेना है, 10% मेरा प्रॉफिट रहेगा। तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होगा वो एक फिक्स्ड प्रॉफिट हो जाएगा कि उसने जितना भी काम करना है वो परसेंटेज वाइज, या फिर हो सकता है वो बोल देगा कि मेरे को 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, वो मतलब टाइप ऑफ मतलब कितने भी एस्टिमेट का अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट है, कि जैसे 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसने बोल दिया कि मेरे को 5 रुपए चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के। तो इसके अंदर क्या होता है, जो
क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, जो प्रोजेक्ट की इसमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो वर्क होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, वो ओपन ओपन होता है बिल्कुल ओनर के सामने कि भाई मैं ये मटेरियल यूज कर रहा हूँ, ये कॉस्ट है इस मटेरियल की, ऐसी कॉस्ट है। इसके अंदर इसके अंदर एक बेनिफिट ये रहता है कि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, और ये कॉस्ट हमेशा मेंटेन रह सक कोशिश होती है कि इसमें कॉस्ट हमेशा मेंटेन रहे, क्योंकि जो ये जिस टाइप का ये प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें जो ओनर होता है ना, उसका पूरा रोल होता है कि जो भी कॉस्ट लग रही है, और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि उसको अपना एक फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है एज अ प्रॉफिट, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और जो क्वालिटी होती है जो प्रोजेक्ट की होती है बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्नकी प्रोजेक्ट्स। टर्नकी प्रोजेक्ट्स में क्या होता है? टर्नकी प्रोजेक्ट जनरली वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो ऑपरेशन होता है, मेंटेनेंस हो गई या फिर डिजाइनिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, मतलब हर एक पार्ट कॉन्ट्रैक्टर के अंडर ही रहता है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है? हर एक काम करना, उसको डिजाइन भी करना है, उसको कंस्ट्रक्शन भी करनी है, उसको प्रिक्योरमेंट भी करनी है, उसको सब कुछ बना के डेवलप करके सारा काम करके, और जो ओनर है उसको प्रोवाइड करा दिया जाता है। टर्न की प्रोजेक्ट में क्या होता है, बस एक जो मेजर पॉइंट है टर्न की प्रोजेक्ट में, जो ओनर होता है वो अपने इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा या तो नहीं रख सकता या नहीं रख पाता, तो वो क्या करता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको बोलता है कि आप सारे काम करो इस चीज इसमें, ये प्रोजेक्ट है, आपको डिजाइन करना है, आपको ही इस प्रोजेक्ट को बनाना है, आप एक कॉस्ट बता दो और उस कॉस्ट पे ये काम कर दो। और जो इंटरेक्शन रहेगा, जो ओनर का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो फ्री होता है अपना डिजाइन करने के, काम करने के, और जो भी क्वांटिटी, जो भी मटेरियल्स, जिस भी टाइप से काम करना हो वो अपने हिसाब से वो फ्री होता है वो काम करने के। लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्टर की एक रिस्क बढ़ जाती है। रिस्क ये बढ़ जाती है कि जब ओनर वो चीज नहीं देख रहा कि वो किस टाइप का क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट बन हो रहा है, हमारा क्या क्वालिटी यूज करी जा रही है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, क्या चीज यूज की जा रही है, तो जो सारी जो चीज होती है, अगर उसमें कुछ खामियां भी रह गई तो वो सारे कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट में आ जाती है। तो अगर उसमें जब उसको कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो जनरली कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट में रहती है, और उसको वो सही करके देनी भी पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट आता है। डिजाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इसके अंदर है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो ओनर के साथ मिलके मतलब डिजाइन करता है, ओनर के सामने मतलब उसको प्रेजेंट करता है, अपना डिजाइन प्रेजेंट करेगा, और मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो सारा काम करके वही देगा, डिजाइन भी वो करेगा और बिल्ड भी वही करेगा, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम भी वही करेगा। उसको रेडी टू यूज एक जो प्रोजेक्ट है वो प्रोवाइड कराना होता है। लेकिन डिजाइन बिल्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है, ये बहुत हाई कॉस्ट वाले प्रोजेक्ट नहीं होते, लार्ज स्केल वाले प्रोजेक्ट नहीं होते, एक लिमिटेड स्केल तक ये जो प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डिजाइनिंग का पार्ट रहता है, डिजाइन को कैसे चेंज करना है, डिजाइन किस हिसाब से करना है, वो सारा चीज कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में रहता है। इसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो एक सोल जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसका खुद का ही रोल होता है कि वही डिजाइन भी करेगा और वही कंस्ट्रक्शन भी करेगा। ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर जो डिजाइनिंग पार्ट है वो दूसरे कंपनी को दे देगा वो, और कंस्ट्रक्शन का पार्ट खुद करेगा, नहीं, इसके अंदर जो डिजाइनिंग पार्ट होता है वो खुद ही करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको खुद ही करना पड़ता है। तो इससे इससे क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन की जो टाइमलाइन होती है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब बहुत फास्ट पेस में काम होता है। इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट जो हमारा है वो मतलब बहुत फास्ट काम उसमें कंप्लीट होता है, और उसमें क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन गैप भी नहीं रहता डिजाइनिंग टीम और कंस्ट्रक्शन टीम के बीच में। जो भी कंस्ट्रक्ट करने वाली जो टीम है और जो डिजाइन करने वाली टीम है उनके बीच में गैप नहीं रहता है, और टाइम के साथ साथ सारे प्रोजेक्ट भी टाइमली कंप्लीट या फिर टाइम से पहले भी कंप्लीट किए जा सकते हैं इन टाइप के प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट आता है हमारा ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। ईपीसी होता है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट। तो इसके अंदर हमारे को क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जनरली जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रा टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज आते हैं सारे, और क्या होता है, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स आ गई, जिसमें बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई, या फिर हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर अपार्टमेंट्स हो गए, या फिर हमारा स्टेडियम्स बनाने हो गए। इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ईपीसी प्रोजेक्ट्स में आते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं,
और इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस होती है प्रोजेक्ट्स की, उसको बिल्ड करने के लिए उसकी अलग अलग स्टेजेस होती है। तो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, ईपीसी प्रोजेक्ट में जो क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सारा काम लेता है, वो उसको डिजाइन भी करना है, उसको कंस्ट्रक्शन भी करनी है, उसको प्रिक्योरमेंट भी करनी है, उसको स्टेजेस वाइज अपना काम भी करना है। इसमें जो जो डिजाइनिंग पार्ट रहता है वो कॉन्ट्रैक्टर का रहता है, उसके अंदर जो चीजें होती है, जो बताया हुआ था, स्कोप ऑफ वर्क होता है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो डिफाइंड तो होता है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होता। वो कंपल्सरी नहीं होता कि उसके अंदर जो आपको बताया गया है कि एग्जैक्टली आपको क्या बोलता है इस टाइप, मतलब ये कंक्रीट, ये ग्रेड की कंक्रीट यूज करनी है, तो जरूरी नहीं है कि हम वही ग्रेड की कंक्रीट यूज करें। हो सकता है कि जिस जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो काम है, जो उस पर्टिकुलर टाइप का आइटम का जो काम है, वो हो सकता है कि अगर M30 की जगह M25 में भी हो जाए, और हो सकता है कि वो M35 में भी हो जाए। तो ये लगभग एक तरीके से कहा जाए तो लमसम टाइप का ही एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है, बट ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है जिसके अंदर डिजाइनिंग पार्ट भी आता है, प्रिक्योरमेंट पार्ट भी आता है। तो इसके अंदर भी हमारे को जो ओनर होता है या फिर कोई क्लाइंट होता है जो भी, वो हमारे को स्टेज वाइज पेमेंट करता है। वो आइटम वाइज पेमेंट नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि आइटम्स नहीं होती, डिफाइंड नहीं होती। इसमें स्टेजेस वाइज होती है कि आपने एक स्टेज कंप्लीट कर लिया तो आपको इतनी पेमेंट मिल जाएगी, आपने दूसरा स्टेज कंप्लीट किया तो आपको इतनी पेमेंट मिल जाएगी। उसकी क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग, प्रॉपरली मॉनिटरिंग ओनर के थ्रू रहती है कि जो कंसल्टेंट है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या कंसल्टेंट है, वो किस टाइप का काम कर रहा है। और उसकी डिजाइनिंग डिजाइनिंग के ऊपर बहुत फोकस रहता है, डिजाइनिंग किस टाइप की वो डिजाइनिंग कर रहा है और कहाँ डिजाइनिंग कर रहा है, वो किस बेस पे डिजाइनिंग कर रहा है, जो डिजाइनिंग है उसकी वो किस सारे जो कोड्स है हमारे, जो भी प्रोविजंस है उसके हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। तो सारे ये सारी चीजें, ये प्रेजेंटेशंस जो भी है हमारी, मंथली प्रेजेंटेशन, वीकली प्रेजेंटेशन, डेली प्रेजेंटेशंस, ये हमारे को क्लाइंट के सामने रखनी पड़ती है इन टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके अंदर नेक्स्ट आता है हमारा बीओटी। बीओटी मोड मतलब होता है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मतलब आपको बिल्ड करना है, आपको ऑपरेट करना है, और फिर आपको उसको ट्रांसफर कर देना है। जनरली जो बीओटी मोड के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये होते हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट अपना क्या करती है कि एक पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बता देती है कि कंसल्टेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको बता देती है कि ये काम है, आपको ये काम करना है इस जगह पे। ये फॉर एग्जांपल कि हमारे को एक हाईवे बनाना है, कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये आपको, हमने बता दिया कि ये लेंथ है, इस हाईवे को इस जगह से बनाना, लेते हुए जाना है, और ये हाईवे बनाना है। तो जो कंसल्टेंट होगा या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसका काम क्या रहेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका काम ये रहेगा कि वो अपनी कॉस्ट के ऊपर, खुद की जो कॉस्ट होती है, वो अपनी जेब से पैसा लगाएगा सारा, और उस प्रोजेक्ट को बनाएगा। और उसके बाद बनाने के बाद जो गवर्नमेंट है वो उसको बोलेगी कि इसको ऑपरेट भी आप ही करो। जैसे हमने उस पर टोल लगा दिया, टोल लगा के जो भी गाड़ियां उधर से निकलेगी तो उससे एक चार्ज लिया जाएगा कि आप इस रोड पे गाड़ी चला रहे हो अपनी, तो आपको इतना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो वो सारा चार्ज आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके पास जाएगा। एक इसके अंदर क्या होता है, एक लॉज और रूल्स बनाए जाते हैं इस प्रोजेक्ट, कोई भी एक प्रोजेक्ट, कोई भी किसी भी उस टाइप का जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें लॉज बनाए जाते हैं कि जैसे अगर हमने बोल दिया कि भाई आप ये 15 साल तक या 20 साल तक आपको ये हाईवे का काम मतलब आपको ऑपरेट करना है हाईवे, टोटली आपका हाईवे है, आप इसके ऊपर जितनी भी गाड़ियां आएगी, जैसे जो भी गाड़ियां आएंगी, आपको इनसे पैसा लेना है, और आपने जो भी कॉस्ट लगाई है अपनी, उस कॉस्ट को रिकवर करना है, या जो भी जिस हिसाब से भी कॉस्ट है वो रिकवर करनी है आपको। आफ्टर सम टाइम, जो भी हमारे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर को टाइम अलॉट किया हुआ होता है, उसके बाद, जैसे फॉर एग्जांपल 15 साल के लिए बोला कि 15 साल में आप इससे कमाओ, तो जो भी आपको कमाना है वो कमाओ इस चीज से, यहाँ से। उसके बाद आफ्टर 15 ईयर्स वो जो चीज है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी वापस। तो गवर्नमेंट अब उसके ऊपर काम करेगी, या तो उसको दोबारा रिनोवेट करेगी, या फिर उसके ऊपर खुद अपने लोग बिठा के उसको टोल को ऑपरेट करेगी, या फिर कोई भी और टाइप का प्रोजेक्ट है उसको ऑपरेट करेगी। तो इससे क्या होता है कि दोनों दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होती है कि कॉन्ट्रैक्टर ने पहले पैसा लगाया, उसके बाद वो वहां से पैसा भी कमा रहा है। और कॉन्ट्रैक्टर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि
अगर जो भी उसकी मेंटेनेंस का खर्चा होगा, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी चीज होगी उसको रेक्टिफाई भी उसी को करना है और सही भी कॉन्ट्रैक्टर को ही करना है। तो गवर्नमेंट का ये रहता है कि गवर्नमेंट ने अपना जो एक हिस्सा है वो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है, और देन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसको यूज कर रहा है, पब्लिक के लिए उनको यूज करवा रहा है और अर्न कर रहा है जो भी कर रहा है। और देन उसके बाद कुछ टाइम बाद, जो भी उसका टाइम पीरियड है, उसके बाद वो गवर्नमेंट को अपनी जो उसने प्रोजेक्ट बनाया है वो उसको ट्रांसफर कर देगा कि ये आपका प्रोजेक्ट है, अब आप इसको संभालिए फॉर सम टाइम, जो भी टाइम हमारे को गिवन होता है इसके अंदर हम एक और चीज इस प्रोजेक्ट को, जो बीओटी मोड है, इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, पीपीपी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होती है इसके अंदर की। इसमें प्राइवेट सेक्टर्स के जैसे अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पैसा कहाँ से मिलेगा या फिर वो क्या क्या काम करेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, फॉर एग्जांपल उसने बोला मैं 100 रुपए का काम है, तो उसने फाइनेंशियल, उसको कहाँ से मिलेगा, तो वो बैंक से जाके लोन ले सकता है या फिर किसी एक्सटर्नल प्राइवेट पार्टनर से जाके पैसा ले सकता है और उसको बनाने के लिए यूज कर सकता है, उसको डिजाइनिंग पार्ट या फिर उस जो प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए कि अलग अलग पार्ट में उसने खुद ने डिवाइड कर दिया कि ये 4 लोग हैं और ये 4 लोग ये काम करेंगे और ये अपना अपना इतना इतना पैसा लगाएंगे, और जो मेन होलसेल कंसर्न रहेगा वो एक जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो उसके पास रहेगा। तो ये होता है हमारा बीओटी मोड। ऐसे और भी सारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लेकिन जनरली जो मेन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो यही होते हैं हमारे। थैंक यू अजय।